हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है एफटीपी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। सबसे पहली बात, 90% से भी ज़्यादा लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है ना। बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 100% इसको कवर करा दूंगा। फुल्ली अमेंडेड वीडियो है। ठीक है ना। जिन लोगों का भी मई 26 या सितंबर 26 या जनवरी 27 में एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखना। जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर हो जाने वाले हैं पक्के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्रॉपर क्लास लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि कंटेंट्स का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो 9 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो उन्हीं में से आपको 5 नंबर मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एफटीपी के बारे में। तो यहाँ पे अपन इसको कंटेंट का नाम दे देते हैं बेसिक्स, यानी बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास के अंदर। और जो भी चीजें मैं कराऊंगा ना, हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है ये सोच के कि ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। 100% जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा। एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम होगा दोस्तों स्टेटस होल्डर क्या होता है। तो स्टेटस होल्डर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है ना, क्योंकि बगैर सब्सक्राइब देखने का मतलब है, ठीक है, कि भैया अगला वीडियो फिर आप मिस कर देंगे और अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट है, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज जिसका नाम है एडवांस एथोराइजेशन। एडवांस एथोराइजेशन। ठीक है। तो 3 टॉपिक ये हैं। ठीक है। और देखते हैं कि क्या और कुछ भी पढ़ना चाहिए हमें आज। तो चलो मैं एक टॉपिक और करा देता हूं आपको। ठीक है ना। तो टोटल 4 टॉपिक कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन में से आज हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अगली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। 2 क्लास में अपन चैप्टर को कर लेते हैं। ठीक है। तो आज पॉइंट नंबर 4, इसको बोलते हैं DFIA स्कीम। DFIA स्कीम। इससे पहले कि क्लास शुरू करूं मैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि यहां पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं 100%, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बेकार की चीज मैंने इंक्लूड कर ही नहीं रखी है। तो आप एक भी पॉइंट मिस मत करना है, एक भी पॉइंट छोड़ना मत। 1-2 बार रिवीजन कर लो और साथ साथ में 100% यहाँ पे पक्का कर लो अपनी चीजें। तो यहाँ पे बेसिक्स का क्वेश्चन, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्टेटस होल्डर के ऊपर भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। एडवांस एथोराइजेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है। DFIA स्कीम के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आज की क्लास में 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं डिटेल में, और ये क्वेश्चन समझाता चलूंगा, साथ में हर टॉपिक पे बताता चलूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं। ठीक है ना। तो ये थ्योरी का बेसिकली चैप्टर है। ठीक है ना। लेकिन आप इसको बार बार रिवीजन करें। मैं कहूंगा कि आप कम से कम 4 रिवीजन इसके ले लें ढंग से। ठीक है। क्लियर है। तो आज की क्लास अगर आप ये देख रहे हैं तो लास्ट तक पहले क्लास को समझें और फिर उसके बाद ढंग से रिवीजन करें खुद से। ठीक है ना। साथ साथ में पक्का करते चले इस चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं बेसिक्स, और बेसिक्स को मैं अभी याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे और ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे बेसिक्स। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं कभी भी, तो दिमाग में यही आता है कि क्या ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं क्या ये मेरे एग्जाम में आ सकता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। ताकि क्योंकि ऐसा करने पर ना दिमाग और ज्यादा अच्छे से अलर्ट हो जाता है और अच्छे से फोकस कर पाता है कि भैया चलो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हम एफटीपी का बेसिक पढ़ रहे हैं और मैं साइड में लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं जो भी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब कुछ एग्जाम में आया हुआ है, हमेशा कभी ना कभी पेपर में पूछा है वो। ठीक है। तो बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स किसका सीख रहे हैं हम लोग? एफटीपी। अब एफटीपी का बेसिक्स वैसे तो थ्योरी है ना सब कुछ, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि थ्योरी है, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। बस आप सुनते जाना। ये 6 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो जो भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपके नंबर पक्के हो जाने हैं। ये 6 पॉइंट कौन कौन से लिख देने हैं? पहला पॉइंट तो ये लिख देना एफटीपी का बेसिक के ऊपर, जब भी क्वेश्चन में आए कि भैया एफटीपी इशू कौन करता है। ठीक है ना। कौन इशू करता है? तो इशूड बाय
ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यही लिख देना, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पॉइंट हो गया। चलिए बिल्कुल मुबारक हो, ठीक है ना, मजा आ गया। दूसरा इशूड बाय, तो एफटीपी कौन इशू करता है, क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सवाल उठता है कि ठीक है ना, एफटीपी जो है वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, कौन गवर्न करता है इसको। तो एफटीपी इशू तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्न कौन करता है इसको, मिनिस्ट्री होती है एक, और ये मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ में आप इसको ढंग से सुनते चलेंगे, फिर खुद से याद कर लेंगे। मिनिस्ट्री है एक, और उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, एंड इंडस्ट्री। बस इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपका यहां पे हो गया है। अब तीसरा पॉइंट बना लेते हैं और तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दो पॉइंट याद हो गए कि इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्न कौन करता है, एक मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है जी। अब एक और बात एफटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एफटीपी होती है अपडेटेड, मतलब अपडेट होती है, अपडेटेड। एफटीपी जो होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो हर साल अपडेटेड होती है। तो यहां पे अपडेटेड एवरी ईयर, एक पॉइंट ये याद रख लेना आपको। तीन पॉइंट हो गए हैं, और कौन सा पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है। तो तीन बातें याद होगी होंगी। इशू कौन करता है, एफटीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्न कौन करता है, एक मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर साल अपडेट होता है। तीन बातें आपने याद कर ली हैं। आइए, 6 में से 3 बातें याद हो गई हैं, एक और बात मैं याद करा देता हूं। वो क्या है, इसको सुपरवाइज कौन करता है, ठीक है ना, इसको सुपरवाइज कौन करता है। तो एफटीपी सुपरवाइज्ड कौन करता है, तो यहां पे लिख लेंगे कि एफटीपी सुपरवाइज्ड बाय कौन करता है, ठीक है ना, डी जी एफ टी, ये याद रखना, डी जी एफ टी। अब यहां पे डी जी एफ टी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में अगर पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगी। डी का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टर, डी का मतलब होता है डायरेक्टर, और जी का मतलब होता है यहां पे जनरल, ठीक है ना, ऑफ। एफ टी का मतलब तो आपको पता ही होगा, फॉरेन ट्रेड। एफ टी का मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। तो यहां पे ये फुल फॉर्म होगी। तो सुपरवाइज कौन करता है, डीजीएफटी। अगला पॉइंट कौन सा याद करना है, आइए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद करना है कि जो डीजीएफटी का नाम अभी हमने लिखा है, डीजीएफटी इशू करता है। वैसे ये ध्यान रख लेना कि डीजीएफटी कुछ इशू करता है, कुछ तो इशू करता है, ठीक है दया, कुछ तो इशू करता है। ये दरवाजे तोड़ते हैं और देखते हैं कि डीजीएफटी क्या इशू करता है। डीजीएफटी इशू करता है दोस्तों बहुत सारी एथोराइजेशन, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हो, वेरियस एथोराइजेशन, वेरियस एथोराइजेशन, बहुत सारी अथॉरिटीज इशू करता है ये। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी। क्या बोलते हैं इसको, इंपोर्ट, आई मतलब इंपोर्ट, और ई मतलब एक्सपोर्ट, और सी मतलब कोड। बोलो क्लियर है, ये ध्यान रखना। आईईसी जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो कौन इशू करता है, डीजीएफटी। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में जो पूछ सकते हैं, मुझे लगता है यहां से वो ये पूछ सकते हैं कि जो ये आईईसी कोड होता है ना, ठीक है ना, ये कितने डिजिट का होता है। इसके ऊपर मुझे लगता है एग्जाम में एमसीक्यू कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूर याद होना चाहिए दोस्तों आपको, 10 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। और पैन नंबर मैंडेटरी होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, और लास्ट का पॉइंट ये भी डीजीएफटी से रिलेटेड है, ये भी आपको याद होना चाहिए। डीजीएफटी जो भी डिसीजन देता है, जो भी डीजीएफटी के डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, वे जो डिसीजन होते हैं दोस्तों, वे जो डिसीजन होते हैं जो डीजीएफटी देता है, वो फाइनल होते हैं, ठीक है ना, वे फाइनल डिसीजन होते हैं। एंड वे बाइंडिंग किस पे होते हैं, वे बाइंडिंग होते हैं, ठीक है ना, फॉर किसके लिए, फॉर एफटीपी इंटरप्रिटेशन। अगर आप कर रहे हो एफटीपी इंटरप्रिटेशन के लिए, बोलो क्लियर है, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन के लिए।
क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे आपको 6 बातें कराई हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले हमने बात की, टोटल 9 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन, और 4 में से पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एफटीपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं कि एफटीपी है क्या। तो यहाँ पे 6 बातें हैं, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 6 बातें लिख देना, आपका काम बन जाएगा। ये 6 बातें क्या है कि एफटीपी इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्न कौन करता है? एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एफटीपी हर साल अपडेट होता है, ठीक है ना। और एफटीपी सुपरवाइज कौन करता है? डीजीएफटी। और डीजीएफटी क्या इशू करता है? डीजीएफटी बहुत सारी एथोराइजेशन इशू करता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी इशू करता है, जो कि 10 डिजिट का होता है। डीजीएफटी के जो भी डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग होते हैं एफटीपी इंटरप्रिटेशन के लिए। बस ये 6 पॉइंट लिख दो और बात बन गई, ठीक है ना, और बात बन गई। अब सवाल अगला, ठीक है ना, कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। देखिए, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपने पास से मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर एमटीपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो मैं अपने पास से ये चीज नहीं लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको ये ना लगे कि मैं अपने पास से कुछ भी बोले जा रहा हूं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन क्या है? तो यहां क्वेश्चन है what do you understand by the term FTP foreign trade policy, question mark, which is the governing legislation for FTP। फिर से क्वेश्चन मार्क, विच गवर्नमेंट, आगे कहता है विच गवर्नमेंट authorities administer FTP in इंडिया। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमटीपी का है, ठीक है ना, और आप इसके अंदर लिख डालोगे ये पूरा का पूरा आंसर, ठीक है ना, और आपका क्वेश्चन बन गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लिया है, उस क्वेश्चन को पहले हमने समझा, याद किया, फिर हमने देखा कि उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कौन कौन से पॉइंट हमें लिख लेना चाहिए जिससे हमारा काम बन जाए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे और देखेंगे। आ जाते हैं स्टेटस होल्डर क्या होते हैं, चलिए चलते हैं, नीचे आ जाते हैं दोस्तों। ये सारे नोट्स मैं आपको जो भी क्लास में यहाँ पे हम लोग क्लास में ये नोट्स कर रहे हैं, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक और काम दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो ताकि मैं और अच्छी मेहनत करके यहाँ पे आपके लिए चीज़ें लेके आ सकूँ। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे स्टेटस होल्डर क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। स्टेटस होल्डर्स, सबसे पहला सवाल कि क्या स्टेटस होल्डर का पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर से मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। पहले स्टेटस होल्डर क्या है, ठीक है ना, इसको हम समझेंगे अच्छे से और फिर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस हम बात करेंगे। पहली बात तो ये दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये स्टेटस होल्डर जो होता है, ठीक है ना, ये ऐसा स्टेटस है, ठीक है ना, जो किसको दिया जाता है, एक्सपोर्टर्स को। तो ये क्वेश्चन याद रखना है इस वर्ड से कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, एक्सपोर्टर्स के लिए। मान लो मैं हूं ब्रो, ठीक है ना, तो मैं मान लो एक एक्सपोर्टर हूं, तो ये मेरे लिए है, मतलब तो क्या मुझे स्टेटस होल्डर मिल सकता है? तो ये कहता है कि एक्सपोर्टर्स हैविंग
अगर एक्सपोर्टर रखते हैं अपने पास, क्या रखते हैं, ठीक है ना, वो मैंने पीछे बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर किसी भी एक्सपोर्टर के साथ पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, मान लो मेरे पास है वो 10 डिजिट का जो मैंने बताया था, मान लो मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। मैं एलिजिबल हो जाऊंगा किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा? स्टेटस होल्डर के स्टेटस के लिए, ठीक है ना। मैं रिकॉग्निशन किया जा सकता है मुझे, ठीक है ना, एज स्टेटस होल्डर, एज स्टेटस होल्डर। बोलो क्लियर है? मैंने क्या बताया कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मेरे पास क्या है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा स्टेटस होल्डर के स्टेटस के लिए। आई कैन बी रिकॉग्नाइज एज, ठीक है ना, स्टेटस होल्डर, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि कौन से बेसिस पर आप ये बता रहे हो, ठीक है ना, किस बेस पे, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन किस बेस पे ये लोग मुझे स्टेटस देंगे, ठीक है ना। बेस क्या रहेगा इसका, तो यहां पे बता रखा है बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे मेरी, ठीक है ना। एक्सपोर्टर हूं तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे वो मेरी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। और जो ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ना दोस्तों, ये इन करंट ईयर की देखेंगे, इन करंट ईयर की देखेंगे, एंड और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे। बोलो क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि स्टेटस होल्डर कौन होता है। तो मैंने बताया कि स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर से, याद रखना, एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मेरे पास क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा स्टेटस होल्डर के रूप में। लेकिन किस बेसिस पे, तो वो लोग क्या चेक करेंगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे इन करंट ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन अब सवाल यहां पे एक और उठता है कि ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है ना। आइए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे वो मेरी, ठीक है ना। तो चलिए उसको समझने के लिए यहां पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है ना। जब इसके ऊपर क्वेश्चन में आएगा तो ये भी आपको लिखना है वहां पे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? तो यहां पे ना मेरी ना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जब चेक करेंगे ना, तो उसके अंदर वो थ्रेश होल्ड चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? थ्रेश होल्ड चेक करते हैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? और ये थ्रेश होल्ड के बेसिस पर ही, ठीक है ना, जो ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ना, थ्रेश होल्ड लिमिट, इसी के बेसिस पर ही मुझे स्टेटस की कैटेगरी दी जाएगी, मुझे स्टार दी जाएंगे कि मैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होते हैं टोटल, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? कैसे होते हैं, आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं स्टेटस कैटेगरी, तो यहां पे लिख लेते हैं स्टेटस कैटेगरी, और यहां पे लिख लेते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड। तो यहां पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए जो दोस्तों हमने बात की है थ्रेशोल्ड की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए, और ये जो होती है ना, ये यूएस डॉलर, ठीक है ना, मिलियंस में होती है ये, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है? अब इसको कैसे याद रखनी है, तो यहां पर याद रखना, मैंने बताया ना 5 स्टार होते हैं टोटल, तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और यहां पे 5 स्टार। अब यूएस डॉलर मिलियन, 1 स्टार किसको मिलेगा, ठीक है, जिसका थ्रेशोल्ड होगा 3 यूएस डॉलर मिलियन, और 2 स्टार 15, और 3 स्टार 50, और 4 स्टार 200, 5 स्टार किसको मिलेंगे 800। तो ये होगी थ्रेशोल्ड। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक करेंगे इसके ऊपर। तो हमने पॉइंट पढ़ा स्टेटस होल्डर, तो मैंने आपको बताया कि स्टेटस होल्डर जो होता है वो एक्सपोर्टर्स के लिए होता है। मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मेरे पास क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा स्टेटस होल्डर के लिए, ठीक है ना। लेकिन किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कब की चेक की जाती है, करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की। अब सवाल उठता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए थ्रेशोल्ड चेक करते हैं और उसके बेसिस पर स्टार दिए जाते हैं, और स्टार की कैटेगरी कितनी होती है 5, 1 2 3 4 5। 1 स्टार किसको मिलेगा, ठीक है ना, 3 यूएस डॉलर मिलियन, ठीक है ना, और यहाँ पे 15, 50, 200, 800 इसके हिसाब से स्टार मिलते हैं, ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर है?
अब सवाल उठता है कि इससे पहले कि स्टेटस होल्डर का पॉइंट और भी रहता है, लेकिन इतने क्वेश्चन के ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा है, अगर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं और वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये स्टडी मेट के क्वेश्चन है जो मैंने अभी निकाले ना, ये वाला पेज स्टडी मेट का है, ये स्टडी मेट का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। अब स्टडी मेट का टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बेसिस पर इसका आंसर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन ये रहा और इसके अंदर आंसर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ नोट्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टडी मेट से, और ये आपको सभी कंपाइलर में भी मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको सभी कंपाइलर में भी मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर क्या क्या लिख लेना चाहिए हमें, वो आंसर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूंगा, हालांकि वहां पे आंसर दे रखा है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टू एक्सपोर्टर, तो जैसे कि मैंने बताया था एक्सपोर्टर्स के लिए होता है ये, ठीक है ना। तो ये कहता है टू एक्सपोर्टर है, दो एक्सपोर्टर हैं, एक का नाम है रेड स्काई प्राइवेट लिमिटेड और एक का नाम क्या है, ठीक है ना, ब्लैक नाइट प्राइवेट लिमिटेड, हैव अचीव्ड द स्टेटस ऑफ स्टेटस होल्डर 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है ना। ओके, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एक स्टार की बात कर रहे हैं, 1 ईयर 1 स्टार, 1 स्टार किसको मिलता है आपको पता ही होगा, 3 मिलियन US डॉलर मिलियन में होनी चाहिए, उसको मिलता है। बोथ एक्सपोर्टर हैव, ठीक है ना, रेगुलरली एक्सपोर्टिंग द गुड्स अदर देन जेम्स एंड ज्वेलरी every year, full stop. What would have been minimum export performance of two exporter to achieve the such status, ठीक है ना। इस स्टेटस के लिए क्या मिनिमम परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो मैंने बता ही दिया है, कितना होना चाहिए 1 स्टार के लिए दोस्तों, 3 US डॉलर मिलियंस में। बोथ द एक्सपोर्टर वांट टू स्टेबलाइज द एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ये कह रहा है दोनों को जो एक्सपोर्टर है ना वो एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। In accordance with the applicable guidelines, what should be their export turnover to enable them establish export warehouse? एक्सपोर्ट वेयर हाउस के लिए, ठीक है ना, क्या टर्नओवर होना चाहिए, मान लो मैं एक्सपोर्टर हूं तो क्या मैं एक्सपोर्ट वेयर हाउस का सेटअप कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आगे इसी पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं और यहां पे इसका आंसर क्या बनेगा, अभी तक मैं इसका उतना ही आंसर दूंगा जितना जरूरी है, ठीक है ना, बाकी का मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये पूछा था इसने हमसे कि भैया क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए 1 स्टार के लिए, तो याद रखना दोस्तों 1 स्टार के लिए हमने क्या पढ़ा था, 1 स्टार के लिए हमने पढ़ा था 3 US डॉलर मिलियंस में, ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी थी। तो एक तो पॉइंट ये बात हमें ध्यान रखनी है, बोलो क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसने पूछा है कि एक बात बताओ, एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ठीक है ना, सेटअप करना चाहते हैं ये, तो उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट वेयर हाउस वही सेटअप कर सकता है, ठीक है ना, जो 2 स्टार बंदा है, ठीक है ना, 2 स्टार, ठीक है ना। एक्सपोर्ट वेयर हाउस कौन सेटअप कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना, एक्सपोर्ट वेयर हाउस वही सेटअप कर सकता है जो, ठीक है ना, 2 स्टार या उससे ज्यादा है, 2 स्टार और अबव, या तो 2 स्टार है या 2 स्टार से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 स्टार है इनके, तो ये लोग तो एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट है ना, अभी मैंने कराया नहीं है तो आगे यही आएगा, एक्सपोर्ट वेयर हाउस वाला पॉइंट अभी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, बाकी आप वो लिख देना इसकी लिमिट कि भैया 1 स्टार में कितनी होती है, ठीक है ना, जो हमने बात की थी ना, ठीक है ना, स्टेटस के लिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में, ठीक है ना, 3, 15, 50, 200, 800, वो वाली बातें इसके अंदर लिख देना। आगे चलते हैं और इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दे ही रखा है, तो नीचे दे रखा होगा, ठीक है ना, ये नीचे जाओगे आप और नीचे जाते 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 यहाँ कहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, ठीक है, यही था क्या, नहीं है, चलिए तो ये रहा,
तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी बातें वही लिख रखी है, ठीक है ना। सारा का सारा पॉइंट पढ़ोगे तो कि भैया एक्सपोर्टर स्टेटस होल्डर किसको मिलता है वो सब बातें लिख दो पहले, कौन एलिजिबल होता है वो सब बातें लिख दो जो मैंने बताई थी वहां पे। और उसके बाद वही 1 स्टार है तो $3 मिलियन होगा, ठीक है ना। और 2 स्टार और अबव जो होते हैं ना, यहाँ पे लिख रखा है देखो, 2 स्टार और अबव होंगे ना तो उनको अलाउड होता है वेयर हाउस सेटअप करने के लिए। और फिर जो मैंने बता रहा था वो चीज लिख दो, स्टेटस कैटेगरी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 3, 15, 50, 200, 800, वो सब बातें यहाँ पे लिख देनी है और आंसर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों जो कि हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 7 किया है स्टडी मेट के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। और यहां पर कुछ और बातें भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलते हैं और स्टेटस होल्डर वाला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर एक और पॉइंट दे रखा है जो कि हमें करना जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आप बताओ कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे या कौन कौन सी प्रिविलेज, ठीक है ना, कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलेंगे या बेनिफिट्स मिलेंगे स्टेटस होल्डर को। जैसे मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूं, अभी हमने बात की थी, तो मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मुझे स्टेटस होल्डर का स्टेटस मिल गया है, तो मुझे क्या फायदे होंगे, फायदा क्या है मुझे, मतलब क्यों लूं मैं। तो अभी यहां पर मैं कुछ फायदे गिनवा रहा हूं इसके। पहला फायदा तो ये है, ठीक है ना, कि एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकता हूं मैं, एक्सपोर्ट वेयर हाउस, एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप करने की कंडीशन है, यहां पे कंडीशन क्या है कि या तो मैं 2 स्टार, ठीक है ना, या 2 स्टार से ऊपर, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाला बंदा होना चाहिए स्टेटस होल्डर वाला, तभी मैं एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकता हूं। बोलो क्लियर है, पहली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, चलिए दूसरी बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा फायदा क्या मिल सकता है। दूसरा, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे बाकी लोगों के, जो बाकी एक्सपोर्टर हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना, मुझे प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। ट्रीटमेंट वर्ड से याद रखना, ट्रीटमेंट, ठीक है ना, मुझे ट्रीट किया जाएगा। कैसा ट्रीट किया जाएगा मुझे, यहां लिख लेते हैं, प्रेफर्ड। मुझे जो बाकी के एक्सपोर्टर उनके कंपैरिजन में मुझे प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं और तीसरी बात पढ़ लेते हैं, और क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, एक और पॉइंट क्या ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि एज ए एक्सपोर्टर, ठीक है, बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट से मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एक एग्जेम्पशन मिल जाएगी मुझे। क्या मिल जाएगी मुझे, एक एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किस चीज से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है ना, बैंक गारंटी, ठीक है ना, बैंक वर्ड याद रखना, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, ठीक है ना, बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, बैंक की गारंटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी उससे अब मैं एग्जम्प्ट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं स्टेटस होल्डर हूं, ठीक है। इसलिए मुझे एक तो ये फायदा मिल जाएगा, और क्या फायदा मिलेगा, तो चलिए और फायदा गिन लेते हैं, ठीक है। क्या और कोई फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। अब कई सारी चीजें ऐसी है जो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर सकता हूं, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो यहां पर कई सारी एथोराइजेशन, ठीक है ना, कई सारी एथोराइजेशन एंड, ठीक है ना, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंसेस, ठीक है ना। अब ये बहुत सारी एथोराइजेशन और बहुत सारे कस्टम क्लियरेंस मैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर सकता हूं, इसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा क्योंकि मैं स्टेटस होल्डर हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात भी समझ में आ गई। चलिए और क्या हो सकता है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होता है, ठीक है ना, ओके। तो क्या होता है ना, वो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होता है, ठीक है, वो नॉर्म्स कमेटी अब 60 दिन के अंदर अंदर फिक्स कर देगी मेरे लिए, विद इन, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाएगा, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, फिक्स कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाय नॉर्म्स कमेटी के द्वारा,
ठीक है ना। नॉर्म्स कमेटी कहेगी कि जल्दी जल्दी काम करो भाई, स्टेटस होल्डर बंदा है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। 5 चीजें पढ़ी हमने, हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो 3 4 5 नंबर का जो भी आएगा उसके लिए इतना काफी है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे एज ए स्टेटस होल्डर मुझे, या प्रिविलेज मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर एक्सपोर्टर। तो क्या होगा अगर मैं 2 स्टार या उससे अबव स्टार है मेरे पास, ठीक है ना, स्टेटस है मेरे पास, तो मैं एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकता हूँ। ये पॉइंट मैंने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाया ही था, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जिसमें उन दोनों के पास क्या था, 1 स्टार था, और वो कह रहे थे कि क्या एक्सपोर्ट वेयर हाउस सेटअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास 1 स्टार था। प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा अदर एक्सपोर्टर के कंपैरिजन में, और बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे लिए, उससे मैं एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे मैं कई काम कर सकता हूं, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कमेटी 60 दिन के अंदर अंदर मुझे फिक्स कर देगी, अब मुझे इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है। तो यहां पे हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर पूछ सकते हैं तो यहाँ पर जरूर स्टडी मेट के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए वो क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द प्रिविलेजेस गारंटेड अंडर एफटीपी टू स्टेटस होल्डर। तो स्टेटस होल्डर को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, और इसका आंसर यहाँ भी दे रखा होगा, और जो हमने पढ़ा वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक बार हम लोग वापस अपने नोट्स पे आ जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि टोटल आज 4 क्वेश्चन करने थे, उसमें से हमने क्या क्या कर लिया। तो यहां से हमने चैप्टर शुरू किया एफटीपी का। एग्जाम में वेटेज इस चैप्टर की 5 नंबर की है। 4 रिवीजन, क्योंकि थ्योरी का चैप्टर है तो 4 रिवीजन एटलीस्ट आप कर लेना, साथ साथ में ढंग से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं, बेसिक्स और स्टेटस होल्डर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स किया, ठीक है ना, और बेसिक्स में ये 6 बातें हमने पढ़ी एफटीपी के रिगार्डिंग, और उसका क्वेश्चन देखा। उसके बाद स्टेटस होल्डर क्या होता है, स्टेटस होल्डर का स्टेटस किसको मिल सकता है, ये सब बातें हमने पढ़ी, और उसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या क्या स्टेटस होल्डर को बेनिफिट या प्रिविलेज मिलते हैं। एक तरीके से इस पॉइंट के अंदर ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन स्टेटस होल्डर वाले मैंने करा दिए, और यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 हो गए। और जो नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ये नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बना रखे हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और क्लास नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमने जैसा कि बात की, बेसिक्स पढ़ लिया है। बेसिक्स में मैंने भी नोट्स के अंदर वही दे रखा है, कौन इशू करता है, गॉन कौन करता है, अपडेटेड एवरी ईयर, सुपरवाइज कौन करता है, ठीक है ना। वही 6 बातें जो अपन ने बात की थी, डीजीएफटी इशू करता है, डीजीएफटी के डिसीजंस वगैरह, वो सब बातें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने बात की स्टेटस होल्डर, और स्टेटस होल्डर के अंदर हमने वही बातें की जो हमने पढ़ी थी। एक्सपोर्टर के पास अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है तो स्टेटस होल्डर के लिए, और उसके लिए थ्रेश होल्ड और कितने स्टार होते हैं और किस किस बेसिस पे वो स्टार दिए जाते हैं, उनके लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट कैसे चेक करते हैं, और उसके अंदर स्टेटस होल्डर वाले पॉइंट के अंदर बेनिफिट या प्रिविलेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ये कराया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख के दे रखे हैं, अगर आप याद कर सको, ठीक है, तो अच्छी बात है। ये देखो मैंने एक आधा पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दे रखा है, डोंट वेरी, तो आप ये भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, एडवांस एथोराइजेशन क्या होता है। अब एडवांस एथोराइजेशन, इससे पहले कि मैं कराऊं, आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जितना भी पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कराता चलूं, ताकि साथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए आपका, ठीक है। यह एक क्वेश्चन है, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ एफटीपी डिस्कस द गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स if any doubt arise in respect of interpretation of any provision of FTP इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, कि डिसीजन कौन, DGFT हमने पढ़ा था ना, याद करो, ठीक है ना, हमने पढ़ा था पहले पॉइंट के अंदर ही हमने पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे नोट्स में मैंने कराया भी था, ये देखो, ऊपर चलते हैं, और जो पहला क्वेश्चन हमने ये रहा, ठीक है ना, ये पढ़ा था ना, DGFT डिसीजन शैल बी फाइनल बाइंडिंग फॉर FTP इंटरप्रिटेशन, इस पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स का ये वाला। तो ये कहता है इफ एनी डाउट अराइज, अगर कोई डाउट होता है एफटीपी इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, द डाउट शुड बी फॉरवर्डेड टू सीबीआईसी को, थोड़ी नहीं, डीजीएफटी को। डीजीएफटी के डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होते हैं, तो ये तो फॉल्स होगा। आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज यूनिक 12 डिजिट, 12 डिजिट ये भी गलत है, ठीक है ना। 10 डिजिट होता है, ये भी हमने पढ़ा था,
यहीं पे दे रखा होगा, देखो ऊपर दे रखा होगा, ये रहा। मैंने कहा था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 डिजिट होता है, 12 डिजिट बोल रहा है, तो दोनों ही फॉल्स हो गए हैं। तो इसका आंसर नीचे दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आप वहां से देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कितने है, नीचे चलते हैं, नीचे 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 नीचे, ये रहा, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, दोनों मैंने बता दिए, क्योंकि डीजीएफटी के पास जाएंगे, उसके डिसीजन फाइनल होते हैं, और आई कोड 10 डिजिट का होता है, तो रीजन में ये होगा। तो ये होगा क्वेश्चन। चलो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं वापिस, और वापिस हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा करना है हमें, अब हम पढ़ेंगे एडवांस एथोराइजेशन के बारे में डिटेल में। एडवांस एथोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है ना। वन बाय वन करके एक एक चीज हम उसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल में ढंग से। तो आइए दोस्तों सीखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसका नाम है एडवांस एथोराइजेशन। तो यहां लिख लेते हैं एडवांस, ठीक है ना, एडवांस एथोराइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी चीज़ हम लोग करेंगे क्लास के अंदर, वो सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसलिए फालतू की चीज़ तो मैंने खुद ही हटा दी है, ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो कि भैया इतना सब कुछ, ठीक है ना। इस चैप्टर में स्पेशली, मतलब बाकी चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। बाकी चैप्टर में मैंने कोशिश की पूरा 100% आपसे, ठीक है ना, चीज़ें पहुंचा दूँ आप तक। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर है और 90% लोग छोड़ के जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जो एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस एथोराइजेशन में कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, चलिए चलते हैं। तो एडवांस एथोराइजेशन में एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है मिनिमम वैल्यू एडिशन। मिनिमम वैल्यू एडिशन, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एडवांस एथोराइजेशन में मिनिमम वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, क्या होता है, इसकी कितनी परसेंटेज है। मिनिमम वैल्यू एडिशन एडवांस एथोराइजेशन में 15% होता है, तो ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोलियम एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, तो उसमें जो है ना 15% से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें ये लेस देन 15% भी हो सकता है, बस ये बात ध्यान रख लो, बात खत्म। तो मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होता है एडवांस एथोराइजेशन में, 15%। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है तो उसमें 15% से कम हो सकता है, बात खत्म, और कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगला पॉइंट एडवांस एथोराइजेशन में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलता है इसलिए 100। अब सवाल यहां पे उठता है कि ए क्या होता है और बी क्या होता है, बोलो क्लियर है। तो ए का मतलब होता है एफ ओ बी वैल्यू, एफ ओ बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एफ ओ बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, बोलो क्लियर है। और यहां पे इसको बोलते हैं बी को सी आई एफ वैल्यू ऑफ इनपुट अंडर एथोराइजेशन, बोलो क्लियर है। आप चाहो तो इस वाले टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, इस वाले टॉपिक के ऊपर, वैल्यू एडिशन वाले टॉपिक के ऊपर स्टडी मेट में एक क्वेश्चन दे रखा है, आप वो क्वेश्चन एक बार चाहो तो करके देख लो, आपसे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे आप करके देख सकते हो। एडवांस एथोराइजेशन में हमने दो चीजें पढ़ी दोस्तों। पहला, मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होता है, 15%, लेकिन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में 15% से कम हो सकता है। दूसरा पढ़ा वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू में 100। ए का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है, दो चीजें हमने यहाँ पे एडवांस एथोराइजेशन में हमने पढ़ ली है, और मैंने बताया कि एक क्वेश्चन स्टडी मेट में दे रखा है, आप एक बार देखना चाहो तो उसके ऊपर कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसके अंदर, वो है कि वैलिडिटी पीरियड क्या होता है एडवांस एथोराइजेशन का, ठीक है ना। वैलिडिटी पीरियड क्या होता है एडवांस एथोराइजेशन का,
तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो 12 मंथ होता है, बस सिंपल सा इतना ध्यान रख लो, इतना काफी है, ठीक है ना। 12 मंथ्स होता है वैलिडिटी पीरियड, बस इतना ध्यान रख लो। चलो ठीक है जी, चलो ये भी ध्यान रख लिया। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है एडवांस ऑथराइजेशन में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आप ध्यान से करना, ठीक है ना। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछ सकते हैं। अब सवाल उठता है एडवांस ऑथराइजेशन के केस में कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं यहाँ पे। तो एग्जेम्पशन कौन कौन सी ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना 8 ड्यूटी है दोस्तों, ठीक है ना। ये 8 ड्यूटी याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन सी ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है, 8 ड्यूटीज आपको याद रखनी है। इनको याद कैसे रखोगे, मैंने टाइप्स ऑफ ड्यूटी का चैप्टर कराया था, वहां पे कराया था बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगर याद होता आपको, ठीक है ना। एक होता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी और वहां पे मैंने आपको एक कराया था सेफ गार्ड ड्यूटी और एक कराया था एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक कराया था काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये तो हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और 3 ये होगी सेफ गार्ड ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, ये क्या था सेफ गार्ड ड्यूटी और ये क्या था, ठीक है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये क्या था काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और 2 सेस याद रखना, 2 सेस कौन कौन से, एक तो एजुकेशन सेस याद रखना, ठीक है ना, और एक याद रखना जीएसटी कंपनसेशन सेस, याद होगा आपको, तो कंपनसेशन सेस याद रखना। बोलो क्लियर है। बस ये 7 याद हो गए, अब जीएसटी याद रखना अलग से। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे कितनी ड्यूटी है, 8। कैसे याद रखोगे, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और उसी में सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और 2 सेस होते हैं, एजुकेशन सेस और कंपनसेशन सेस, और अलग से याद रख लेना आईजीएसटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो क्लियर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अच्छा पॉइंट है और इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर। इसके ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरीके से आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, ब्रीफली एक्सप्लेन, यहाँ लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको ड्यूटीज, ड्यूटीज कौन सी ड्यूटीज, विच आर एग्जेम्प्टेड, विच आर exempted, which are exempted in case of imports under advance authorization, advance authorization। बोलो क्लियर है। अब यहां पे पूछ रहा है कि एडवांस एथोराइजेशन में कौन कौन सी ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैं कहां से उठा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में आपको ये आरटीपी वगैरह में क्वेश्चन दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आरटीपी एमटीपी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है इसके ऊपर। तो आइए एक बार वापिस चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। तो हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा, एडवांस एथोराइजेशन क्या होता है ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एडवांस एथोराइजेशन में क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको बता रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू एडिशन क्या होता है, 15%, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के केस में 15% से कम हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, a माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू में 100, ए क्या होता है बी क्या होता है ये पढ़ा। और वैलिडिटी कितना होता है 12 मंथ। और कौन कौन सी ड्यूटी है, 8 ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, 8 ड्यूटी एग्जम्प्ट होती है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या और कुछ हमें इसके अंदर पढ़ने की जरूरत है एडवांस एथोराइजेशन के अंदर, बिल्कुल। एडवांस एथोराइजेशन के अंदर एक और पॉइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, जो हमें पढ़ना है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एडवांस एथोराइजेशन के अंदर एक पॉइंट और रह गया है जो हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पूरी हेडिंग लिख रहा हूं, एडवांस एथोराइजेशन, एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसको ढंग से करना।
ठीक है ना। इसको साथ साथ में आप चाहो तो LDR मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, इस पे बहुत अच्छे से कमांड करना। 4 पॉइंट है इसके, 4 के 4 पॉइंट करना, 4-5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ओके, ये क्या है, ठीक है ना, इसको मैं नोट से ही कराऊंगा। आइए चलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एडवांस एथोराइजेशन पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। एडवांस एथोराइजेशन मैंने यहाँ पे नोट्स में डिटेल में दे रखा है, डोंट वेरी। मैंने यहाँ पे ये भी दे रखा है कि एडवांस एथोराइजेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है ना। इलिजिबल कौन कौन हो जाएगा एप्लीकेंट, यहाँ पे वो भी बता रखा है। तो ये सब बता रखा है मैंने, कौन कौन सी सप्लाई एलिजिबल होंगे यहाँ पे वो भी बता रखा है। और ये जो जो हमने पढ़ा वो भी दे रखा है मैंने यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ लिया है। और इसका एक स्टडी मेट में क्वेश्चन भी दे रखा है, वो मैंने बता दिया आपको। वैलिडिटी पीरियड नॉर्मली कितना होता है, 12 मंथ, हालांकि मैंने और डिटेल में भी यहाँ पे समझा रखा है। अब यहाँ पे जाते हैं कौन कौन सी ड्यूटी एग्जाम्प्ट होती है, वो हमने पढ़ लिया। और उसका क्वेश्चन भी देखा हमने कि किस तरीके से पूछ सकते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट बचता है एडवांस एथोराइजेशन में, वो ये है जो कि LDR मार्क कर लेना आपको। ठीक है ना। LDR मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, और इसको अच्छे से करना। ये क्वेश्चन क्या है, क्या एडवांस एथोराइजेशन एनुअल रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या, उस एडवांस एथोराइजेशन अगर हमें चाहिए तो क्या होएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। मैंने यहाँ पे साथ में क्वेश्चन भी दे रखा है कि कैसे पूछा जा सकता है। स्टेट्स ये आपको दे भी रखा होगा शायद यहाँ पे स्टडी मेट में, मैं देखूँ एक बार। ठीक है ना। स्टडी मेट में अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो शायद स्टडी मेट में होना चाहिए ये क्वेश्चन, है कहीं पे, ये रहा। देखो ये स्टडी मेट में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ट योर नॉलेज में। स्टेट साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट टू एक्सपोर्टर्स। तो ये यहां से आप याद कर सकते हो, मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहली बात तो ये भी एक्सपोर्टर्स के रिगार्डिंग है। तो एक्सपोर्टर्स हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अगर एक्सपोर्टर जिसके पास पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो एंटाइटल हो जाएगा, वो एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ठीक है ना। और ये सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए है, ठीक है ना, जो नोटिफाइड है इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नॉर्म्स। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना, ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नॉर्म्स वेयर इनपुट इज नोटिफाइड। ठीक है। और मैंने लिख भी रखा है कि स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 इस पे है, और मैंने आपको दिखा भी दिया। चौथा पॉइंट ये है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, 2 दिन बाद पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, डोंट वेरी। बोलो क्लियर है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, और फिर अपन करेंगे क्लास खत्म। ठीक है। तो वापिस चलते हैं एक बार दोस्तों और देख लेते हैं कि हमने चैप्टर कहाँ से शुरू किया था। तो हमने पहले बेसिक्स पढ़ लिया है, ठीक है ना, और उसके बाद हमने पढ़ लिया स्टेटस होल्डर, और उसके बाद हमने पढ़ लिया एडवांस एथोराइजेशन, जो कि काफी बड़ा पॉइंट था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, DFIA स्कीम। डोंट वेरी, ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल इग्नोर करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 करते हैं। पॉइंट नंबर 4 का नाम क्या है, DFIA स्कीम। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, DFIA स्कीम। तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क कर रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको याद कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हमें ध्यान रखने चाहिए, आइए देखते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। ये क्या होता है, ये एक फैसिलिटी है, ठीक है ना, ये एक ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है ना, जो दी जाती है कि भैया आप एक काम करो, ठीक है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फैसिलिटी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। क्या इंपोर्ट कर सकते हो, इनपुट, ठीक है ना, कौन से इनपुट, जिनका आप यूज करोगे, ठीक है ना, किस चीज में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है ना, ऑफ किसका, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। ओके। तो आप DFIA स्कीम के अंदर अगर आते हो तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप ऐसा कर सकते हो। बोलो क्लियर है। तो DFIA क्या होता है, ये एक ऐसी स्कीम है, ठीक है ना, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इनपुट वे इनपुट, ठीक है ना, जिनका आप एक्सपोर्ट करने वाले हो जिस प्रोडक्ट को, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिनका यूज कर सकते हो, और आप ऐसा कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बोलो क्लियर है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको एग्जाम के अंदर लिखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला, टायर वर्ड से याद रखना, ठीक है, TYRE, टायर वर्ड, इससे याद रखना। क्या याद रखना? टायर, इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर DFIA स्कीम नॉट अलाउड। तो याद रखना, नॉट अलाउड, टायर अलाउड नहीं है, इंपोर्ट ऑफ टायर अलाउड नहीं है DFIA स्कीम के अंदर। पहली बात तो ध्यान रखना। क्या और कुछ भी है यहाँ पे जो अलाउड नहीं है? बिल्कुल, ये स्कीम अवेलेबल नहीं है दो चीजों के लिए, और दो चीजें और हैं जिसके लिए ये स्कीम क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मना कर रहे हैं, ठीक है ना। वो दो चीजें कौन सी है, ठीक है ना? दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर, ठीक है ना, जेम्स सेक्टर एंड ज्वेलरी सेक्टर, इनका भी नाम याद रखना, एंड ज्वेलरी सेक्टर। बोलो क्लियर है? दो ये चीजें याद रखना। तो दो बातें याद होगी, एक तो टायर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, ये तीन चीजों के लिए अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? अब चलते हैं, क्या और कोई पॉइंट है, ठीक है ना, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने एडवांस ऑथराइजेशन में पढ़ा था कि 8 ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन DFIA स्कीम के अंदर ओनली बेसिक एंड कस्टम, ओनली एक ही ड्यूटी होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है सिर्फ। यहाँ सिर्फ एक ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है, वहां पे 8 ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती हैं। एक ये याद रख लेना। बोलो क्लियर है? वहां पे मिनिमम वैल्यू एडिशन हमने 15% पढ़ा था अगर एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, और यहां पर मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% नहीं है, तो कितना है, ठीक है ना, 20%। याद रखना, कितना? 20%। बोलो क्लियर है? और क्या याद रखने की जरूरत है, ठीक है? तो यहां पे हमने काफी सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि DFIA जो स्कीम है ना, वो ट्रांसफरेबल है। क्या है? यहां लिख देते हैं, ट्रांसफरेबल है ये, ठीक है ना, ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कंपैरिजन करूं तो ये ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इसमें मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% है, उसमें 15% है। इसमें सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है, उसमें 8 ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये कुछ इसके कॉमन पॉइंट भी हो गए जो मतलब डिफरेंस के रूप में काम आ सकते हैं आपके। और बाकी ये पॉइंट याद रखना कि DFIA स्कीम कहां कहां पे अलाउड नहीं होती है। बोलो क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका काम बन जाएगा। एक आधा पॉइंट और याद करना हो तो मैंने दे भी रखा है नोट्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाते हैं वापस नोट्स के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा? DFIA स्कीम क्या है? तो पहले तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे दे रखा है, फिर मैंने टायर वाला पॉइंट बताया था वो दे रखा है, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने ज्वेलरी सेक्टर वाला पॉइंट बताया था वो दे रखा है, और फिर ये भी बताया था कि, ठीक है ना, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही एग्जेम्प्ट होती है यहाँ पे, और 20% मिनिमम वैल्यू एडिशन, और DFIA स्कीम ट्रांसफरेबल होता है। और भी पॉइंट याद करना हो तो सेपरेट DFIA शैल बी इशूड फॉर ईच स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म, हर एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए, ठीक है ना, अलग से स्कीम, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए सेपरेट DFIA स्कीम शैल बी इशू की जाएगी। ये पॉइंट आप वैसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, लेकिन ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको और ध्यान रखना है। DFIA स्कीम जो होती है वो वैलिड होती है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन में अगर याद करो तो वहां पे भी मैंने 12th मंथ बताया था। तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया इनका, ये क्या हो गया? कॉमन पॉइंट। इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर पूछेंगे तो किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है? आइए, एक MTP का क्वेश्चन है मेरे पास, और ये MTP का क्वेश्चन मैं आपको DFIA स्कीम के ऊपर कैसे बन सकता है इसको मैं लिख के बता देता हूं। तो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है DFIA के ऊपर, तो कैसे बनेगा ये? तो ये क्वेश्चन हमने MTP में दे रखा है ये, तो आपको MTP में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर MTPs में, ठीक है ना, जिसकी आपको जरूरत नहीं मिलेगी। लगभग हर कंपाइलर के अंदर ये क्वेश्चन किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ DFIA, ठीक है ना, ओके। और आगे है विच ड्यूटीज आर exempted अंडर दिस स्कीम। बोलो क्लियर है? तो जो क्वेश्चन अपन ने ऊपर पढ़ा है ये क्वेश्चन है, तो इसका सारा आंसर ये लिख दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे हमने जो जो पढ़ा है सारी चीजें 100% अपन ने कर ली हैं। तो इसको खत्म करते हैं एक रिवीजन के साथ, और इसको आज की क्लास यहीं तक करते हैं बस। बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको 2-3 बार रिवीजन कर लो और पक्का कर लेना इसको ढंग से, अच्छे से, तभी दूसरी क्लास अच्छे से करना।
तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने बात की है। पहला क्वेश्चन है एफटीपी का बेसिक्स। बेसिक्स में 6 बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन सी, ठीक है ना, कि भैया एफटीपी कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हर साल अपडेट होता है एफटीपी, अपडेटेड एवरी ईयर। सुपरवाइज कौन करता है, डीजीएफटी। डीजीएफटी बहुत सारे डिसीजन वेरियस इशू करता है, क्या, ठीक है ना, एथोराइजेशन। और आईईसी कोड भी यही इशू करता है जो 10 डिजिट का होता है। आगे चलता है, डीजीएफटी के जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं जब आप एफटीपी की इंटरप्रिटेशन करते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। स्टेटस होल्डर में 2 क्वेश्चन हमने पढ़े। पहला तो स्टेटस होल्डर किसको मिलेगा, तो ऐसा एक्सपोर्टर जिसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ठीक है ना, वो एलिजिबल हो जाएगा स्टेटस होल्डर के लिए। लेकिन किस बेसिस पे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे इन करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। उसके लिए उसकी थ्रेशोल्ड चेक करेंगे कि कौन सा स्टार मिलेगा उसको, 1 2 3 4 5, वो इस बेसिस पे मिलेगा, ठीक है ना, यूएस डॉलर मिलियंस में, ठीक है ना। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी के अंदर पड़ा स्टेटस होल्डर में, कि स्टेटस होल्डर अगर आपको मिल जाता तो कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आपको 2 स्टार या उससे अबव है तो एक्सपोर्ट वेयरहाउस सेटअप कर सकते हो, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हो जाओगे और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कुछ काम कर सकते हो। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आपका 60 दिन के अंदर अंदर फिक्स कर देगी नॉर्म्स कमेटी। उसके बाद हमने एडवांस एथोराइजेशन में खूब सारे पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू एडिशन 15%, हालांकि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के केस में 15% से कम हो सकता है। वैल्यू एडिशन निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, तो वैल्यू एडिशन A - B डिवाइडेड बाय B करके निकालते हैं। वैलिडिटी पीरियड क्या होता है एडवांस एथोराइजेशन का, 12 मंथ होता है। ड्यूटी कौन कौन सी एग्जाम्प्ट होती है एडवांस एथोराइजेशन में, 8 ड्यूटी होती है जो एग्जाम्प्ट होती है इसके अंदर। और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो हमने पढ़ा। और एक एडवांस एथोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के 4 पॉइंट नोट से पढ़ा है मैंने। उसके बाद DFIA स्कीम क्या होती है वो पढ़ा, और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। टायर, ठीक है ना, ज्वेलरी सेक्टर और जेम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट है यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% और ट्रांसफरेबल होता है ये। और उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जैसे हमने बात की। तो यहाँ पे आज 4 पॉइंट मैंने 100% करा दिए ढंग से, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है कि इसको नेक्स्ट क्लास तक अच्छे से याद करके आना, रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँगा एक बार इसको ढंग से याद करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बगैर रिवीजन करके मत बैठना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।